अगली जो बुराई थी वो विधवाओं से संबंधित थी। मैंने विधवाओं की दशा बता दी। भारत में बहुत ही दयनीय दशा थी विधवाओं की। जैसे इनको सामाजिक समारोहों में ना जाने देना, कोई भी धार्मिक उत्सव में ना जाने देना, विशेष रंग के यानी सफेद रंग के कपड़े पहनना, कुछ खाने पर प्रतिबंध, ढेर सारे प्रतिबंध इनके थे। यानी एक नरकीय जीवन था। तो जो विधवा विवाह करवाने के लिए यानी विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के लिए भारत में प्रयास किए गए, उन प्रयासों को एक संक्षिप्त रूप से और इसमें प्रमुख लोगों को हम लोग संक्षिप्त रूप से देखेंगे। तो जैसे पहले मैंने बता ही दिया कि आपको ब्रह्म समाज सती प्रथा पर कार्य कर रहा था, और ब्रह्म समाज जो है विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के लिए वह प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको उसमें सफलता नहीं मिली। उसने काफी समाज में जागृति लाई। तो कुछ चीजों को और देखते हैं कि कौन कौन लोग थे इसमें मुख्य रूप से प्रयास किए। तो सबसे पहले देखते हैं विधवा पुनर्विवाह। भारत में विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम कब पास हुआ? तो अधिनियम बना 1856 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास किया गया। और इसमें जो प्रमुख योगदान रहा वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आप लोगों को। 1891 में इनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और इन्होंने वेदों में से अन्य जगहों में से ढूंढ करके लोगों के सामने प्रस्तुत किए कि देखिए वेदों में भी नहीं लिखा गया है कि विधवाओं का विवाह नहीं होना चाहिए। इन्होंने प्रमाण दिखाए कि कई लोगों के विवाह हो चुके हैं पहले भी। तो ढेर सारे लाखों में हस्ताक्षर करवा करके इन्होंने अंग्रेजों के पास भेजा, और अंग्रेजों के द्वारा हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था इसको पारित किया गया। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से पहले कुछ और भी कार्य हुए। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। इनकी पत्रिका को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि सोम प्रकाश किसकी पत्रिका थी। तो सोम प्रकाश पत्रिका का जो संपादन था वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू की थी। तो अब देखें, एक विष्णु शास्त्री नाम के व्यक्ति हैं, ये 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नाम की संगठन बना रहे हैं, एसोसिएशन नाम की संस्था बना रहे हैं। इनको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा आपको विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन किसने बनाया या कब स्थापित किया गया था। तो विष्णु शास्त्री पंडित इसमें मुख्य योगदान कर रहे थे। 1852 में सत्य प्रकाश नाम की एक संस्था का स्थापना हो रहा है, जिसको गुजरात के कर सोमदास मूल जी के द्वारा शुरू किया गया। डीके कर्वे इस क्षेत्र में एक मुख्य व्यक्ति हैं। स्त्री शिक्षा में भी इनका नाम आता है, और विधवा विवाह में भी, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक विधवा से विवाह किया था। 1893 में एक विधवा से विवाह कर लिए थे, विदुर हो गए थे, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो बाद में इन्होंने विवाह कर लिया। कहा जाता है कि जो है मंडली में लोग गए और वहां पर ढेर सारे लोग प्रचार कर रहे थे कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। तो एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा कि मैं विधवा हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? फिर असमंजस में पड़ करके कुछ दिनों बाद उन्होंने विवाह कर लिया उससे। तो इन्होंने, डीके कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की है। कब की है विधवा आश्रम की स्थापना? 1899 में। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आने के बहुत ढेर साल बाद विधवाओं के आश्रय के लिए उन्होंने बनाया इसको। 1906 में आप देखें, 1906 में स्त्री शिक्षा में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। अब देखें, एक विशेष रूप से चीज ध्यान में रखिएगा, भारत में पहला विधवा विवाह जो हुआ कानूनी रूप से हुआ वो 7 दिसंबर 1856 को हुआ। और कहां पर हुआ है? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में पहला हुआ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के निर्देशों पर हुआ। उसमें एक साड़ी बनाई गई जो विधवा ने पहना था पहली बार। उस साड़ी के किनारों पर लिखा हुआ था ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जय हो। यानी ऐसे ढेर सारे इनके प्रयासों के कारण भारत में पहला कानूनी विवाह संपन्न हो पाया 1856 के अधिनियम के जस्ट बाद। अच्छा, इस अधिनियम के बाद माना गया कि जो विधवाएं होंगी, इनका जो पुनर्विवाह होगा, उनसे जो संतानें होंगी उनको वैध माना जाएगा, उनको संपत्ति का अधिकार मिलेगा, उनको अन्य अधिकार मिलेंगे। तो अंग्रेजों ने इसको पास किया। हाँ, तो अब बाल विवाह देखते हैं। विधवा विवाह के बाद, विधवा पुनर्विवाह के बाद बाल विवाह। बाल विवाह भी भारत की प्रमुख बुराई थी। आप जानते हैं आज भी राजस्थान के हिस्सों में या अन्य हिस्सों में भी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में। तो बाल विवाह भारत में उस समय बहुत ज्यादा होता था। 5-5 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया जाता था। एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं कई क्लासों में देता हूँ, अपने कोचिंग क्लासों में भी ऐसे उदाहरण देता रहता हूँ। एक उदाहरण है, राम कृष्ण परमहंस जो थे, जो विवेकानंद जी के गुरु जी थे, रामकृष्ण परमहंस, इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। इनकी पत्नी थी शारदा मणि। और जो इनकी पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि, तो शारदा मणि की एज थी 5 वर्ष और रामकृष्ण परमहंस की एज थी 23 वर्ष। तब इन दोनों का विवाह किया गया था। यानी विवाह के समय शारदा मणि 5 साल की है, रामकृष्ण परमहंस जो है वो 23 वर्ष के हैं।
तो एक पिता पुत्री जैसा भी विवाह हो जाता था। बाल विवाह बहुत ही छोटी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। कन्या पैदा होती थी तो पैदा होने पर उसका शिशुवध कर दिया जाता था। शिशुवध अगर बड़ी हो गई छोटी सी, छोटे से उम्र में विवाह कर देना, एक ही पुरुष की कई पत्नियां होना, सती प्रथा, विधवा विवाह, स्त्रियों को शिक्षा ना देना, तो ढेर सारी बुराइयां जो स्त्रियों के साथ लगी हुई थी, उसमें से एक बुराई विधवा विवाह भी थी। तो विधवा विवाह को आप समझ गए होंगे, छोटे से उम्र में विवाह कर देना। अब आगे देखें, भारत में इसके लिए कुछ कुछ एक्ट पारित हुए हैं विभिन्न टाइमों पर, विभिन्न समयों पर। तो देखें, इन एक्टों में एक है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट जो है, इस समय भारत का जो गवर्नर था उसका नाम था नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक था। नेटिव मैरिज एक्ट जो था वो भारतीय लोगों के लिए मैरिज एक्ट था। इसमें अंतर जाति विवाह को मान्य कर दिया गया। पहले एक जाति का व्यक्ति अगर दूसरे जाति की कन्या के साथ विवाह कर रहा है तो उसको जो है समाज स्वीकार नहीं करता था, तो उसको वैध मानने के उद्देश्य से उसको वैध माना जाएगा। और नेटिव मैरिज एक्ट को वैध मान लिया गया। यानी अगर अलग अलग जाति के स्त्री और पुरुष आपस में विवाह करते हैं तो उनके भी जो बालक होंगे उनको वैध माना जाएगा। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी कि सम्मति आयु अधिनियम, यानी इसमें क्या किया गया कि लड़की अगर 12 वर्ष से कम की होगी तो उसका विवाह वर्जित नहीं माना जाएगा, मतलब वर्जित माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। और यह एक पारसी धर्म सुधारक थे, पारसी धर्म के थे, पारसी धर्म सुधारक, जिनका नाम था वीएस मालावारी। तो इनके प्रयासों से भारत में पास हुआ। अच्छा, इस एक्ट का विरोध करने वाले एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य ने कहा कि अंग्रेजों को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो हमको बताएं कि हम अपनी कन्याओं का विवाह किस वर्ष में करेंगे, कितने उम्र में करेंगे। यानी हमारे धर्म में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध कौन कर रहे हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला देखें, 1930 में शारदा एक्ट पास हुआ, जो हरविलास राव शारदा के प्रयासों से पास हुआ। जो हरविलास शारदा थे न्यायमूर्ति थे, यानी जज थे, और राजस्थान के रहने वाले थे, अलवर के। तो इनके प्रयासों से शारदा एक्ट पास हुआ। और शारदा एक्ट जो पास हो रहा है, इस समय भारत का जो गवर्नर है उसका नाम है इरविन। तो लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर था और इसने शारदा एक्ट को मंजूरी दी। शारदा एक्ट के माध्यम से जो न्यूनतम विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, उसमें लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष, यह न्यूनतम आयु रही। अच्छा, इसके समय में अगर देखा जाए गवर्नर कौन है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वैसे जरूरी तो नहीं, बहुत लैंस डाउन था इस समय भारत का गवर्नर। अगला देखें, वर्तमान में अगर देखें कि न्यूनतम उम्र कितनी है, तो 1978 में बाल विवाह निरोध अधिनियम में लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। और यही इस समय भारत में मान्य है। तो बाल विवाह के संबंध में बस इतना ही।